नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी ही घटना थी। ये सिर्फ कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसने सदियों पुरानी राजशाही को जलाकर राख कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस जबरदस्त आग को भड़काया था। तो चलिए चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। और यहाँ ना एक नहीं बल्कि दो फ्रांस थे। एक तरफ था वर्साय का जगमगाता हुआ महल, जहां सोने से सजे कमरे थे, अनथीन पार्टियां होती थी और शानो शौकत की कोई सीमा नहीं थी। और फिर एक दूसरा फ्रांस था, आम लोगों का फ्रांस, जहां किसान सूखी रोटी के लिए तरस रहे थे और मजदूर भूख से बेहाल थे। और जब जमीन आसमान का ये फर्क इतना ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है, क्या राजा सिर्फ ऐश करने के लिए है और जनता मरने के लिए? यही वो सवाल था जो आने वाले तूफान की नींव रख रहा था। तो इस विद्रोह की जड़ें कहाँ थीं? सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ थी फ्रांस का समाज ही, जिसे एंशियन रिजीम या पुराना शासन कहते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरी तरह से अन्याय और गहरी असमानता पर टिकी हुई थी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये हैरान करने वाले हैं। उस वक्त फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहला एस्टेट यानी पादरी सिर्फ 1%, दूसरा एस्टेट यानी अमीर जमींदार लगभग 2%, और फिर आता था तीसरा एस्टेट यानी बाकी सब, आम जनता। और अन्याय तो इसके दांत शुरू होता है। वो जो पहले दो वर्ग थे ना, जो कुल मिलाकर 3% भी नहीं थे, उनके पास देश की ज्यादातर जमीन थी, सारे अधिकार थे और उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। जी हां, जीरो टैक्स। जबकि सारा का सारा बोझ उन 98% लोगों पर था जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। तो एक तरफ समाज में अन्याय था और दूसरी तरफ फ्रांस की तिजोरी भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। देश एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, एक ऐसा संकट जिसने उसे बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था। तो सवाल यह है कि शाही खजाना खाली हुआ कैसे? सालों तक चले महंगे युद्ध और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, राजा साहब अमेरिकी क्रांति में अमेरिका की मदद कर रहे थे, राजशाही से आज़ादी पाने में, मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। ऊपर से शाही परिवार की बेहिसाब फिजूल खर्ची और एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो सिर्फ गरीबों को निचोड़ रहा था। और जब सरकार का ये हाल था तो सोचे जनता का क्या होगा। 1788 में फसलें खराब हुईं और बस क़यामत आ गई। रोटी के दाम आसमान पर पहुंच गए। हालात इतने बुरे थे कि एक आम मजदूर को अपनी दिन भर की कमाई का 80% हिस्सा सिर्फ रोटी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा था। और ऐसे ही माहौल में रानी मैरी एंटोनेट का वो बदनाम किस्सा सामने आया, अगर रोटी नहीं है तो केक खा लो। अब उन्होंने सच में ऐसा कहा था या नहीं, इस पर बहस है, लेकिन ये एक लाइन ये दिखाती थी कि महल में बैठे लोगों को बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। तो एक तरफ पेट की आग थी और दूसरी तरफ एक और आग जल रही थी। ये आग थी नए विचारों की। इसे ही एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन काल कहते हैं, जिसने लोगों को सदियों पुरानी व्यवस्था पर सवाल पूछने की हिम्मत दी। जैसे कि जॉन लॉक जैसे दार्शनिक, उन्होंने एक बिल्कुल ही नई बात कही। उन्होंने कहा कि असली ताकत राजा में नहीं, भगवान में नहीं, बल्कि लोगों में होती है, जनता में। अब ये बात तो सीधी सीधी राजशाही की जड़ पर हमला थी। फिर आए जीन जैक्स रूसो। उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया। कहा कि राजा तो जनता का नौकर है, मालिक नहीं, और अगर नौकर अपना काम ठीक से न करे तो उसे निकालने का हक मालिक को होता है, यानी जनता को। और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने चर्च और सरकार के अंधविश्वास और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये सारे विचार हवा में फैल रहे थे और लोगों के दिमाग में क्रांति की जमीन तैयार कर रहे थे। बारूद पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी, और ये चिंगारी खुद राजा ने ही लगा दी, एक बहुत बड़ी गलती करके। अपने खाली खजाने से परेशान होकर राजा लुई 16वें ने 1775 साल बाद एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। ये समझिए कि एक तरह की संसद थी, पर इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। वोटिंग सिरों के हिसाब से नहीं, बल्कि क्लास के हिसाब से होती थी। मतलब पादरियों का 1 वोट, अमीरों का 1 वोट और बाकी 98% जनता का भी सिर्फ 1 वोट। नतीजा 2-1 से हमेशा अमीर जीतते थे और जनता हार जाती थी। ये सरासर धोखा था। तो इस बार तीसरे एस्टेट ने कहा, बस बहुत हुआ। उन्होंने एक हिम्मत वाला कदम उठाया।
सबसे पहले तो उन्होंने खुद को ही देश की असली संसद यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और जब राजा ने उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया तो वो पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, और वहां जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। 20 जून 1789 उन्होंने एक शपथ ली, एक ऐसी शपथ जो आज भी गूंजती है, जब तक फ्रांस को एक संविधान नहीं मिल जाता हम यहां से नहीं हटेंगे। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये राजा के मुंह पर एक खुली चुनौती थी। क्रांति का बिगुल बज चुका था। तो बस अब तूफान शुरू हो चुका था। फ्रांस साफ साफ दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ था राजा और उसकी पुरानी सड़ी गली व्यवस्था, और दूसरी तरफ थी जनता और उसके नए आज़ादी के विचार। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पेरिस की सड़कों पर अब एक नया जोश था, एक नया गुस्सा। हर कोई हथियार ढूंढ रहा था और सबकी जुबान पर एक ही नाम था, बास्तील। वो किला जो शाही ताकत का सबसे बड़ा निशान था, और वही बनने वाला था क्रांति का अगला निशाना। साल है 1789, गर्मी का मौसम। पेरिस की हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी है, क्रांति की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे पावर जो अब तक महलों में कैद थी अब सरक कर सड़कों पर आ रही है, और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। हाँ, यही सवाल, क्या राजा झुकेगा या फिर जनता टूट जाएगी? अब ये जो बास्तील था ना, ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, इसे आप शाही ताकत का, तानाशाही का सबसे बड़ा सिंबल समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां राजा की मर्जी ही कानून थी, किसी को भी बिना किसी सुनवाई के बस यहां बंद कर दिया जाता था। तो लोगों के दिलों में ना ये सदियों से हो रहे जुल्म का चेहरा बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस दिन बास्तील पर इतना बड़ा हमला हुआ, उस दिन उसके अंदर सिर्फ 7 कैदी थे, बस 7। इससे साफ पता चलता है कि बास्तील असल में क्या था। उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक पावरफुल प्रतीक बन चुका था, डर का, जुल्म का प्रतीक। तो तारीख थी 14 जुलाई 1789। पेरिस की गलियों में ना एक अफवाह आग की तरह फैल गई। खबर ये थी कि राजा अपनी सेना भेज रहा है नई नेशनल असेंबली को कुचलने के लिए। लेकिन इस बार लोग डरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हजारों की भीड़, जिसमें मजदूर थे, दुकानदार थे, औरतें थी, सबके सब हथियारों और बारूद की तलाश में सीधा बास्तील की तरफ चल पड़े। वो फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। देखिए, बास्तील का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये एक सोच का गिरना था। वो सोच कि राजा अजेय है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इस एक घटना ने इस पूरे भ्रम को तोड़कर रख दिया, और शायद पहली बार लोगों को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। तो पेरिस में जो चिंगारी लगी थी अब वो पूरे फ्रांस में फैलने वाली थी। बास्तील के गिरने की खबर जब देहात में, गांव में पहुंची तो वहां एक बिल्कुल अलग ही तरह की क्रांति शुरू हो गई। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। शहर और गांव की क्रांति में ना एक बड़ा फर्क था। पेरिस में जो हो रहा था वो एक राजनीतिक विद्रोह था, जिसका निशाना सीधे राजा की सत्ता थी। लेकिन गांव में द ग्रेट फियर यानी महाभय का दौर शुरू हुआ। अफवाहें फैलीं और डर के मारे किसानों ने अपने सामंती जमींदारों के महलों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनका मकसद था उन कागजों को जलाना जिन पर उनकी गुलामी की कहानी लिखी थी। किसानों के इस गुस्से ने पेरिस में बैठी नेशनल असेंबली को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और फिर आई 4 अगस्त की वो रात, एक ऐसी रात जिसने फ्रांस का इतिहास बदल दिया। सिर्फ एक रात में, सोचिए, सिर्फ एक रात में हजारों साल पुराना पूरा सामंती सिस्टम जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया। सारे विशेषाधिकार खत्म, जबरदस्ती की मेहनत बंद, और टैक्स अब सबके लिए बराबर। एक झटके में सब कुछ बदल गया। और इसके ठीक बाद 26 अगस्त को एक ऐसा दस्तावेज सामने आया जिसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। इसका संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था कि सभी इंसान पैदाइशी आज़ाद और बराबर हैं, और असली ताकत वो जनता के हाथों में है। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे आप फ्रांस की सीमाओं में बांध कर नहीं रख सकते। एक बार जरा सोचिए, 1789 की उस गर्मी में चीजें कितनी तेजी से बदली थी। 14 जुलाई को बास्तिल गिरा, उसके कुछ ही दिन बाद महाभय शुरू हुआ। 4 अगस्त को सामंतवाद खत्म हो गया और 26 अगस्त को अधिकारों का ऐलान हुआ। मतलब क्रांति बिल्कुल एक तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। क्रांति का केंद्र तो पेरिस बन चुका था, पर राजा लुई 16वां वो अभी भी वर्साई के अपने शानदार महल में आराम से इस सबसे दूर महफूज बैठा था। और फिर आया अक्टूबर 1789।
पेरिस की औरतों का सब्र अब जवाब दे गया। रोटी, जो एक बुनियादी जरूरत है, उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी थी। घरों में बच्चे भूखे थे, तो उनकी मांग बहुत सिंपल थी, बहुत आम थी, उन्हें बस रोटी चाहिए। और इसी मांग के लिए हजारों औरतें सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथों में जो कुछ भी आया, रसोई के चाकू, डंडे, उन्होंने उसे ही अपना हथियार बना लिया। और फिर बारिश और कीचड़ की परवाह किए बिना उन्होंने वर्साई की तरफ मार्च शुरू कर दिया। पूरे 20 किलोमीटर का सफर। आप कल्पना कीजिए, हर बढ़ते कदम के साथ उनका गुस्सा और उनका इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। वो वर्साई पहुंची और सीधा महल को घेर लिया। उनकी बस एक ही मांग थी, राजा और रानी को हमारे साथ पेरिस वापस चलना होगा। ये एक ऐसा पल था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोच के देखिए, आम लोगों ने, आम औरतों ने राजा को उसके तख्त से खींचकर अपनी दुनिया में, अपनी सड़कों पर ला खड़ा किया था। और जब शाही परिवार को पेरिस लाया गया, तो भीड़ का शोर एक बात साफ साफ कह रहा था कि अब सत्ता बदल चुकी है। राजा अब वर्साई में बैठा कोई दूर का शासक नहीं था, वो अब अपनी ही जनता की निगरानी में एक तरह से एक कैदी बन चुका था। देखिए, 1789 से 1791 तक ज्यादातर क्रांतिकारियों का प्लान क्या था? उनका प्लान था फ्रांस को ब्रिटेन जैसा बनाना, एक संवैधानिक राजशाही। इसका मतलब सीधा सा था, राजा तो रहेगा, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित होंगी एक संविधान के दायरे में। लेकिन फिर जून 1791 में राजा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। उसने अपनी रानी के साथ भेष बदलकर देश से भागने की कोशिश की। प्लान ये था कि वो फ्रांस से निकलकर दूसरे देशों से मदद लेगा और फिर वापस आकर इस क्रांति को कुचल देगा। मगर यह प्लान फेल हो गया। उन्हें सीमा पर ही पहचान लिया गया और बड़ी बेइज्जती के साथ वापस पेरिस लाया गया। राजा के इस धोखे ने जो थोड़ा बहुत भरोसा लोगों को उस पर बचा था ना, उसे भी बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि राजा की शक्ति कितनी होगी, अब सवाल ये था, क्या राजा देश का गद्दार है? और इसी एक घटना ने क्रांतिकारियों को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तरफ थे नरमपंथी जिरोंदिस्त जो अभी भी सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ थे कट्टरपंथी जैकोबिन जिनके लिए अब बात साफ थी, राजशाही को जड़ से ही उखाड़ फेंकना है। और बस इसी के साथ पेरिस की गलियों में एक नया नारा गूंजने लगा, राजा नहीं गणराज्य। अब बात सुधार की नहीं थी, अब बात थी राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी एक नए और ज्यादा खौफनाक दौर की। जल्द ही क्रांति अपने सबसे कट्टर, सबसे हिंसक दौर में पहुंच गई। एक ऐसा दौर जब आजादी के नाम पर आतंक का राज शुरू हुआ और खुद क्रांति ही कटघरे में आ खड़ी हुई थी। साल था 1792 और अब सवाल ये नहीं था कि क्रांति सफल होगी या नहीं। नहीं, सवाल बदल चुका था। अब सवाल था, ये क्रांति जाएगी कहां तक, इसकी हद क्या होगी? देखिए, उस वक्त पूरा फ्रांस इसी एक सवाल से जूझ रहा था। तो अब इन बाहरी खतरों और अंदरूनी अविश्वास के बीच फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे वापस लेना नामुमकिन था। फैसला हुआ कि राजशाही को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, हजारों साल पुरानी राजशाही बस कुछ ही महीनों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सितंबर 1792 में फ्रांस एक गणराज्य बना और सिर्फ 4 महीने बाद जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें का सिर गिलोटिन से अलग कर दिया गया। राजा की मौत ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसने पूरे यूरोप में, आप कह सकते हैं, एक सदमे की लहर दौड़ा दी। इस एक घटना ने फ्रांस को पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल अकेला लाकर खड़ा कर दिया। अब इस नए नए बने गणराज्य ने जैसे ही जन्म लिया, वो मानो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने लगा। उस पर हर तरफ से हमले हो रहे थे, बाहर से भी और अंदर से भी। तो हुआ ये कि फ्रांस एक ही वक्त में दो मोर्चों पर घिर गया। एक तरफ तो सीमाओं पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन जैसी बड़ी ताकतें हमला कर रही थीं, और दूसरी तरफ देश के अंदर भूखमरी, बगावत। इसने एक ऐसा माहौल बना दिया था, डर और शक का, कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और ठीक इसी खौफ और अराजकता के माहौल से एक आदमी और उसका एक विचार सामने आया। एक ऐसा नेता जिसने दावा किया कि उसके पास क्रांति को बचाने का, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, भले ही वो समाधान कितना भी क्रूर क्यों ना हो। उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। रॉबस्पियर का जो फलसफा था ना, वो बहुत साफ था और उतना ही डरावना भी। उसका मानना था कि क्रांति के जो महान आदर्श हैं, उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना जायज़ है।
और अगर इसके लिए क्रूरता भी अपनानी पड़े तो वो भी सही है। और बस इसी सोच के साथ बनी कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये बस 12 लोगों की एक समिति थी, लेकिन इसके पास अधिकार असीमित थे। और यही वो समिति थी जो आगे चलकर आतंक के राज का इंजन बनी। और यहीं से फ्रांस की क्रांति का सबसे काला, सबसे खौफनाक अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा दौर जब कहा जाता है कि क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी। आंकड़े देखिए और ये वाकई चौंकाने वाले हैं। 17,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर गिलोटिन से मौत के घाट उतार दिया गया। और सुनिए, ये तो सिर्फ सरकारी गिनती है। असल संख्या तो इससे कहीं कहीं ज्यादा थी, क्योंकि हजारों लोग या तो जेलों में सड़कर मर गए या फिर गुस्साई भीड़ ने उन्हें मार डाला। इस आतंकी मशीनरी इतनी भयानक और इतनी तेज थी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस किसी पर जरा सा शक हुआ, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। फिर एक दिखावे का मुकदमा चलता और ज्यादातर मामलों में तो उसी दिन मौत की सजा, गिलोटीन। किसी के लिए कोई कानूनी सुरक्षा, कुछ नहीं बचा। अक्सर लोगों को लगता है, या एक आम धारणा है, कि इस आतंक का निशाना सिर्फ अमीर और कुलीन लोग थे, पादरी थे। लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि इसके 60% से ज्यादा शिकार आम लोग थे, किसान और मजदूर। ये जैकोबिन सिर्फ लोगों को ही नहीं मिटा रहे थे, वो तो पुरानी दुनिया की हर निशानी को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने चर्च बंद करवा दिए, एक नया रीजन का पंथ शुरू किया, एक नया कैलेंडर बना दिया। अरे यहां तक कि हफ्तों के दिन भी बदल दिए। 7 दिन का हफ्ता खत्म, अब 10 दिन का हफ्ता होगा। मतलब ये समाज को जड़ से बदलने की एक जुनून भरी कोशिश थी। लेकिन हिंसा और डर का ये दौर आखिर कब तक चलता? ये हमेशा नहीं चल सकता था। और जल्द ही जिस आतंक को उन्होंने शुरू किया था, वो पलटकर अपने बनाने वालों को ही खाने लगा। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। पूरा देश डर और भूख से थक चुका था, और अब लोगों के बीच एक सवाल धीरे धीरे फुसफुसाया जाने लगा। क्या यही है वो आज़ादी? जिस आज़ादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई शुरू की थी, क्या वो यही है जहां हर कोई डरा हुआ है? अब तो रॉबस्पियर के अपने ही साथियों को डर लगने लगा था। उन्हें लगा कि भाई अगला नंबर तो हमारा ही हो सकता है, और बस इसी डर ने उन्हें उसके खिलाफ कर दिया। जुलाई 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने, यानी उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसे ताकत दी थी, उसी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। और सिर्फ एक दिन बाद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक पूरी हुई। जिस गिलोटीन को रॉबस्पियर ने हजारों लोगों को मौत देने के लिए इस्तेमाल किया था, आज उसी गिलोटीन पर उसका सर कलम किया गया, और उसकी मौत के साथ ही आतंक के उस खौफनाक राज का भी अंत हो गया। इसके बाद एक नई सरकार तो आई जिसे डायरेक्टरी कहा गया, लेकिन वो बहुत ही कमजोर और भ्रष्ट निकली। वो फ्रांस की समस्याओं को सुलझा ही नहीं पाई। अब तक आम जनता क्रांति से बुरी तरह थक चुकी थी। उन्हें अब बस 2 चीजें चाहिए थीं, रोटी और शांति। देश को अब एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश थी जो इस पूरी अराजकता को खत्म कर सके। और इसी मौके पर इस खालीपन को भरने के लिए इतिहास के मंच पर एंट्री होती है एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही काबिल सैन्य जनरल की। एक ऐसा शख्स जिसने इस पूरी अराजकता में अपने लिए एक सुनहरा मौका देखा। नेपोलियन का उदय बिल्कुल बिजली की तेजी से हुआ। 1795 में वो एक युवा जनरल के तौर पे मशहूर हुआ। 1799 में उसने तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली, और 1804 तक तो उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक युवा जनरल से सम्राट 10 साल से भी कम समय में, और उसके सम्राट बनते ही क्रांति का वो तूफानी दौर औपचारिक रूप से खत्म हो गया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, क्रांति भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसके विचार जिंदा थे। नेपोलियन राजनीतिक क्रांति को तो खत्म कर सकता था, लेकिन उन विचारों को नहीं मिटा सका जो इस क्रांति ने पैदा किए थे। समानता का विचार कि कानून के सामने सब बराबर हैं, राष्ट्रवाद का विचार कि वफादारी राजा से नहीं देश से होती है, और नागरिक अधिकारों का विचार। ये वो चिंगारी थी जो अब सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लगाने वाली थी। तो आखिर में ये सवाल फिर हमारे सामने आ खड़ा होता है, फ्रांस की क्रांति ने अपने ही बच्चों को खा लिया और वो खुद भी मर गई, लेकिन क्या उसका भूत, उसकी आत्मा आज भी जिंदा है? क्या वो आज भी पूरी दुनिया को, हमारी दुनिया को बदल रही है? ये सोचने वाली बात है।